स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएनसी। आज हम लोग एनसीईआरटी का डिटर्मिनेंट का पहला चैप्टर 4.1 को डील करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड किया गया था कि डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे इवेलुएट करते हैं और नोट्स भी था, बहुत सारा पॉइंट्स बताया गया था। तो आप कोई भी लेक्चर को मिस मत कीजिए, ठीक है, और वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाना इसलिए जरूरी है कि इससे डायरेक्ट आपको बोर्ड में क्वेश्चन रहता है। बोर्ड के लिए, जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो एनसीईआरटी कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन बना लेना चाहिए। ठीक है, और एनसीईआरटी में पार्टिकुलरली डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन सब दिया हुआ है वो बहुत बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में और बिहार बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए उसको जरूर आप लोग बनाएं। और डिटर्मिनेंट पार्टिकुलरली इस चैप्टर का एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो अच्छा क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम सिर्फ पार्टिकुलरली 4.1 का नहीं बात कर रहे हैं, इसके आगे भी जो है वो उसमें अच्छा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं बारी बारी से, प्रैक्टिस भी होगा। जो चीज वीडियो लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे, 1 और 2, 3 जो भी है, इससे पहले जो प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आपको उसके बेसिस पे ये सब प्रॉब्लम बहुत इजी से बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला का सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब ये देखो, ये जो दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, लेकिन है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रो 1 और 1 2, कॉलम 1 और 1 2, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको मान लीजिए कि लेट A इज इक्वल टू 2 4 -5 -1 है। तो हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो इसका ये आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 4 -5 -1 ऐसे करके लिख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को। इज इक्वल टू, इसका क्या नियम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, ब्रैकेट देके, जो निगेटिव साइन है उसको ब्रैकेट में देके ऐसे, और माइनस होता है फिर 4 इंटू -5। क्लियर? इज इक्वल टू कितना आएगा ये? -2 ये, और माइनस माइनस प्लस 20, तो 18। ये आंसर हो गया। तो आपका पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर दूसरा का पहला का सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता दिए थे एग्जाम्पल में, लेकिन फिर भी देख लो इसमें। तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो लेट ये दिए हुए है cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा, ये इस तरह से ये दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या है, ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos थीटा इंटू cos थीटा, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस, और साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा डेल्टा बराबर क्या दिए हुए, डेल्टा मान लो, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है ऑलरेडी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। ये क्लियर? तो इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्लियर? तो इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या होगा इसका, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे ये सेट है, और माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 1
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस ही प्लस तो प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकेंड, अब प्रॉब्लम थर्ड को हम लोग बनाते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन, इफ देखो यहाँ ए बराबर क्या दिए हुए हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 2 4 2, ए इज इक्वल टू इतना है, तो एलएचएस में क्या है 2a का डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले 2a निकालेंगे, इसलिए 2a इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2a 2 और a का वैल्यू ऐसे है 1 2 4 2, ये फॉर टाइम बिंग अगर मान लीजिए कि जिनको मैट्रिक्स का एबीसी नहीं पता है बेसिक, क्योंकि हम बेसिक तो ऑलरेडी मैट्रिक्स का भी बता दिए थे, तो लेकिन उन विद्यार्थी के लिए जो बेसिक भी नहीं जानते हैं, उसमें मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई स्केलर बाहर है, मतलब स्केलर है और उसका मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जो करना रहता है, तो सारे एलिमेंट्स में वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 का इससे इससे इससे, तो ये क्या बन जाएगा, ये याद रखना है। तो ये मैट्रिक्स बनेगा 2 का 1 से गुना किए तो 2, 2 का 2 से गुना किए तो 4, 2 का इससे तो 8 4, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। तो आप एलएचएस में क्या दिए हुए हैं, एलएचएस में 2a का डिटर्मिनेंट, तो ये इसका डिटर्मिनेंट ऐसा दिखेगा 2 4 8 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, क्लियर। तो इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 8 और माइनस 32, ए का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 1 2 4 2, डिटर्मिनेंट फॉर्म में खाली ये बिग ब्रैकेट को ऐसे पैरेलल लाइन के अंदर लिखिए, तो इस तरह से 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8, तो ये कितना आ गया -6, ये हो गया। ठीक है, तो अब आरएचएस क्या है आपका, आरएचएस 4 और डिटर्मिनेंट ए, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो 4 और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आया -6, तो एलएचएस, therefore LHS is equal to RHS, ये प्रूव हो गया, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देखे कि प्रॉब्लम नंबर 3 को प्रूव किए। प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन, तो 3a निकालना है, पहले 3a निकाल लो, और a दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स a है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये क्लियर। तो इसलिए 3a क्या हो जाएगा 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4। देखिए बोर्ड एग्जाम में कभी भी स्टेप मत छोड़िए, यहाँ ये 3a था निकालने के लिए तो आप डायरेक्ट भी लिख देते हैं, बट ऐसे करके लिखोगे तो आपको मार्क्स कट नहीं करेगा, कहीं उसको रहेगा ही नहीं जगह कट करने का, देखेगा कि अरे ये तो सब स्टेप बाय स्टेप लिखा ही है। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, ओवर स्मार्टनेस, जैसे कुछ बच्चे क्या 3a ऐसे करके डायरेक्ट 3 गुना करके लिख दिए, तो मे भी उसको जगह मिल जाएगा कट करने के लिए, कोई बच्चा ऐसे करके लिखेगा, तो इसलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप बोर्ड में बहुत सा बच्चा आप देखते हैं कि बोलता है कि अरे हम उससे तो ज्यादा लिख के आए थे, ज्यादा तेज हैं, लिख के नहीं ज्यादा तेज हैं, उसका ज्यादा नंबर आ गया बोर्ड में, मेरा कम आया। इसका रीजन यही होता है कि वो आपने अपने आप को बहुत तेज मान लिया और बोर्ड के एग्जाम में आईआईटी वाला हाल कर दिया कि आईआईटी में ऑब्जेक्टिव किसी तरह से बना के आंसर निकालना है, और वो बोर्ड के लिए बोर्ड के ही तरह सोचा तो उसका मार्क्स ज्यादा आ गया। तो इसलिए जो एग्जाम में आप बैठिए उस एग्जाम के तरह सोचिए, तब आपका देखो मार्क्स अच्छा आएगा। और बोर्ड 12th बोर्ड 10th बोर्ड और 12th बोर्ड दोनों बहुत जीवन में काम करता है, वो उसका हर जगह यूज है ना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो उसका यूज आएगा, है ना। अब फ्रेशर हैं, अगर नौकरी
इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप नौकरी ढूंढते हैं या जो कैंपस सिलेक्शन होता है तो उसमें जो प्रायोरिटी रेज्यूम सिलेक्शन जो होता है, तो रेज्यूमे जो सिलेक्शन या सीवी सिलेक्शन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड मार्क्स, जिसका बोर्ड में मार्क्स, कभी कभी कोई कोई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आती है और आया अब बोल दिया कि जिसका बोर्ड में 10th और 12th का जिसका एवरेज 85 से बिलो है उसको हम नहीं लेंगे, उसका इंटरव्यू, उसको इस कंपनी में नहीं बैठना है। इवन आईआईटी में आप होते हुए भी लो, पैसा देने वाला कंपनी तो आपको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, बोर्ड का मार्क्स ही नहीं उतना। तो इसलिए जिस कंपटीशन के लिए आप पढ़ते हो उस कंपटीशन के बारे में सोच के चलना चाहिए। तैयारी आप ढंग से कीजिए, आईआईटी लेवल का तैयारी कीजिए, बट बोर्ड के एग्जाम में बोर्ड की तरह सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज है, इसके स्टेप नहीं, ये स्टेप छोड़ने, बहुत से स्टूडेंट का मैं कॉपी चेक करता हूं जब सब्जेक्टिव एग्जाम लेते हैं उसमें, तो उसमें यही पाया जाता है कि स्टेप बहुत सा छुड़ा हुआ है ना। इवन फॉर्मूला लिखोगे तो उस पर आधा नंबर देता है, तो इसलिए आप स्टेप मत छोड़िए, लिखते जाइए, क्या दिक्कत है लिखने में। 3 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आपका 3 आ गया। अब इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है, एलएचएस में इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एलएचएस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, अब इसका डिटर्मिनेंट ऐसा रहेगा 3 ये 0 3 6 0 0 12। अब डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का आ गया, तो आप किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू तो सेम ही आएगा, है ना। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बट आपको क्या अभी एग्जांपल देके समझाया कि जिधर नंबर ऑफ जीरोज रहेगा उधर से आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको सुविधा होगा, जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। तो देख लो इधर से, इधर देखो एकदम साफ दिख रहा है कि अगर इधर से R3 के अलॉन्ग अगर हम चलते हैं, R3 के अलॉन्ग अगर चलते हैं तो हमको 2 0 मिलता है। अगर हम C1 के अलॉन्ग चलेंगे तो भी 2 0 मिलेगा, तो और बाकी में 2 0 कहीं, हाँ ये C2 में भी 2 0 है, ठीक है। तो आप किसी एक में एक्सपेंड कर दो जिसपे आपको प्रैक्टिस हो चुका है। रो के अलॉन्ग अगर आप ज्यादा से जल्दी से इवेलुएट कर लेते हैं तो रोज के अलॉन्ग कीजिए, कॉलम के अलॉन्ग करते हैं तो कॉलम के, जो भी हो, तो आप इसमें R3 या C1 या C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना ज्यादा इजी होगा। तो आप किसी भी इन तीनों में से किसी भी के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर लो, है ना। आया समझ में, आ रहा है ना समझ में? ध्यान से देखो, मतलब इधर 0 है ना जी R3 में, ज्यादा 2 0 है, C2 में भी, C1 में भी 2 0 है, C2 में भी 2 0 है। तो आप C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, C2 के अलॉन्ग करो या R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, आपका डिटर्मिनेंट इजी से हो जाएगा, किसी एक में एक्सपेंड कर लो। तो हम आपको R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट ऐसे along R3 we get, R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का क्या रिजल्ट आएगा। देखो अब अभी हम समझाने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ये 0 आगे रहेगा, यहाँ कुछ भी डिटर्मिनेंट बनेगा तो इसका रिजल्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस साइन होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया इसके आगे, फिर प्लस माइनस, माइनस 0, और यहाँ कोई भी कुछ और डिटर्मिनेंट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और प्लस माइनस फिर प्लस 12। अब आपका फायदा क्या हुआ कि इन दोनों को लिखने की जरूरत भी नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से इसमें कुछ भी रहा, कोई भी डिटर्मिनेंट, अब वो करने से क्या फायदा, फायदा है नहीं। 12 का देख लीजिए, 12, अब इसको क्वेश्चन बना लो, तो इसको क्वेश्चन बनाओगे तो इसको क्रॉस वाला लॉकेट पहना दो ऐसे करके, तो ये ऐसे ही इधर जाएगा, इधर निकलेगा, तो बच गया क्या 3 0 0 3, ऐसे करके ये निकला। ये माइनस समझाने के लिए साइन स्कीम, प्लस माइनस प्लस साइन स्कीम समझाया है ना। तो इस तरह से ये, तो अब आपका क्या बच गया 3 0 0
3003। 12 जो था इसको हम लोगों ने क्रिश्चियन बना दिया, तो क्रिश्चियन बनाया तो ऐसे करके और इधर से ये निकल गया है ना। तो ये अब इस डिटर्मिनेंट को कर लो 0 इंटू कुछ भी डिटर्मिनेंट, तो 0 इंटू कुछ भी डिटर्मिनेंट तो 0, तो ये तो दो खत्म हो गया, तो 12 ये वाला, और 3 इंटू 3 9 माइनस 0, आंसर नहीं हुआ बिकॉज ये प्रूव करने के लिए है। आपका 3a बराबर इतना आया। अब इधर है जगह, इधर देखते हैं, इधर हो सकता है। अब 27a, ठीक है, 27a, तो इधर अगर हम करते हैं इधर ऐसे, a कितना होगा, ये a का डिटर्मिनेंट 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया, इज इक्वल टू, देखो इधर से एक्सपेंड कर लो, अभी सब समझा ही दिए हैं तो डायरेक्ट इसमें करते हैं। तो ये इसको क्रिश्चियन बना देंगे, तो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे और ऐसे ऐसे करके ये, तो 1 0 0 1 का 4 था, तो 4 लेंगे, 4 को ये कर रहे हैं ना, तो 4 और इसमें 4 आगे रहेगा और इसको लिए तो 1 इंटू 1 ये और 0 तो 4, ठीक है। अब RHS क्या है, RHS 27 और डिटर्मिनेंट 8, तो 27 इंटू 4 108, तो इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, LHS बराबर RHS आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4 तक हम लोग इसमें NCERT का एक्सरसाइज 1 में देख लिए। अब आगे इसके आगे का प्रॉब्लम बनाते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। तो ये 4th जो क्वेश्चन है, 1 2 3 4 जो क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट करने के लिए है, ठीक है। और ये इस टाइप का भी क्या है, ये मैट्रिक्स में है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो ये डिटर्मिनेंट में ये भी 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो आप प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 आप हमको बना के आंसर बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है ये चारों का और 6 का। प्रॉब्लम नंबर 7 नया टाइप का है, तो इसको हम लोग डील करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 7 का मतलब ये 5 और 6 होमवर्क रहा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7 हम बनाते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 7 का सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो पहला फर्स्ट में जो है वो क्या दिए हुए हैं, 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x, ये आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं। दो डिटर्मिनेंट, ये भी डिटर्मिनेंट, ये भी डिटर्मिनेंट है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू इधर 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6, ये हो गया आपको ऐसे। ये 20 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और 24, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस 9 इज x स्क्वायर माइनस 12 और x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आइए तो माइनस 9 प्लस 12 बराबर 3, x स्क्वायर बराबर 3, तो इसलिए x बराबर प्लस माइनस रूट 3। ये आपको आंसर हो गया, क्लियर। तो कैसे हम लोग इसको सोल्व किए प्रॉब्लम नंबर 7 को, वो आप लोग देखें, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 7 का सेकंड पार्ट एकदम फर्स्ट की तरह है, फिर भी हम सोल्व करते हैं कि ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा
तक समझ में आया है ना। तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड जो है 7th का, उसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5 इज इक्वल टू x 3 2x 5 ये दिए हुए हैं। तो एक्सपैंडिंग लिखेंगे ऐसे, एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो ये 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 इज 5x माइनस 3 दूनी 6x, ये हो गया ऐसे करके। तो ये आपको क्या हो गया, 10 माइनस 12 इज माइनस x और माइनस x इज माइनस टू, इसलिए x बराबर 2, ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 हो गया। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज में, उसको भी बना लेते हैं। तो एक एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, है ना। और बाकी क्वेश्चन ये 5 और 6 आपको बना के आंसर बताना है। कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसको हम लोग देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी प्रॉब्लम नंबर 7 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो बन जाएगा। फिर भी देखो इसका आंसर क्या होता है, तब आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जो ये ऐसे लिखा हुआ है, गिवन x to 18x 6 to 18 6, तो इसको ऐसे लिखो, एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो 2 ऑर्डर का x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 36, ये। और एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो देयरफॉर एक्स बराबर प्लस माइनस 6, ये आंसर हो जाएगा। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो आराम से इजी से बन रहा है। इसलिए बना लेंगे कि इसका क्वेश्चन आता है बोर्ड में, है ना। इसलिए नहीं कि हल इजी है, ये है, क्योंकि अभी तो डिटर्मिनेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए हम लोग लेवल वाइज आईआईटी लेवल तक, आईआईटी एडवांस लेवल तक हम लोग जरूर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बनाएंगे। जैसा कि आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आईआईटी का भी क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाइएगा और कोशिश करेंगे असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है, कि ताकि आप असाइनमेंट भी बनाएं। पहले ये सब कर लो, असाइनमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा भारी रहेगा। अभी कुछ और जानकारी ले लेंगे हम लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और बनाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, ठीक है। तब आप क्या कीजिए कि ढंग से नोट्स बनाते जाइए, है ना। आपका जुलाई में कोचिंग खुल जाएगा, पेपर में आ चुका है कि जुलाई में खोलने का आदेश, ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। तो इसलिए जुलाई में आपका कोचिंग खुल जाएगा, तब आके आप यहाँ पे जैसे पढ़ते थे वैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बेटर वे में और पढ़ाई होगा, डिस्कशन होगा, सारा चीज होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, फैमिली मेंबर का ध्यान रखें। टेक केयर, स्वस्थ रहो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।